नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आशा करता हूं कि आप सभी इस कोरोना संकट के बीच सजग और सतर्क होंगे। आज के इस एपिसोड में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो नेशनल मूवमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं पिछले 28 वर्षों के दौरान, उन सभी प्रश्नों को विस्तार से हल करेंगे। इन प्रश्नों की जब व्याख्या की जाएगी तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न को ऐसे तरीके से बताया जाए जिसमें 4-5 प्रश्न उस प्रश्न से संबंधित यानी कि रिलेटेड और सॉल्व हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड लीटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 1901 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय जो भारत का था यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना का पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वह उद्देश्य था जो उस समय भारत में देशी रियासतें होती थी, उनके राजा थे और जो सामंत थे, दरबारी सामंत, उनके जो पुत्र होते थे यानी कि राजकुमार और सामंतों के पुत्र, उन सभी को सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना। किसके लिए? देशी रियासतों के जो राजा थे उनके पुत्रों के लिए और जो दरबारी सामंत थे उनके पुत्रों के लिए सैनिक शिक्षा की व्यवस्था किए जाना। अगर लॉर्ड कर्जन की बात की जाए तो ये भारत का बहुत ही क्रूर वायसराय था। इसी के समय जो है बंगाल विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था भारत में वायसराय के रूप में, वह 1899 से लेकर 1905 तक था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। एक तो घटना थी बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो बिहार का पूसा है उसमें कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी, वह भी जो है लॉर्ड कर्जन के ही समय हुई थी। भारत में पहली बार रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के ही समय की गई थी। इसके अलावा पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयू फेजर की अध्यक्षता में जो पुलिस आयोग का गठन 1902 में हुआ था, वो भी लॉर्ड कर्जन के ही समय में हुआ था। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में जो हुई थी, वो भी लॉर्ड कर्जन के ही समय में हुई थी। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित हुआ था 1904 में, यह भी जो है लॉर्ड कर्जन के ही समय में हुई थी। तो आप देख रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन के समय में, जिसका कार्यकाल 1899 से 1905 है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ऑप्शन ए है भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन बी है भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना और ऑप्शन डी है भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। जो बटलर कमेटी थी यानी कि समिति, उसका गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारत रियासत समिति भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो उद्देश्य था वह भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। यानी कि जो देशी रियासत होते थे उस समय और भारत सरकार, उनके बीच जो है संबंधों में सुधार लाना था। ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु कैसे क्या किए जा सकते हैं, इसी के बारे में जो है भारतीय रियासत समिति यानी कि बटलर कमेटी को सिफारिश करना था। भारतीय नरेशों ने बटलर कमेटी के सामने एक उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध वकील सर एस्काट को नियुक्त किया। एस्काट का मुख्य काम यह था कि वो जो भारतीय रियासत हुआ करते थे, उनके राजा थे, भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में वह जो है उनका विचार जो है प्रकट कर सकते थे कमेटी के
बार सामने। एस्कार्ट का कहना था कि प्रत्येक रियासतें आरंभ में स्वतंत्र थीं, इसलिए वह स्वतंत्र है, केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है। यानी कि जो एस्कॉट थे उनका कहना था कि भले ही जो भारतीय रियासत हैं उन्होंने अपनी प्रभुसत्ता मतलब कि अंतिम जो है पावर उस समय की ब्रिटेन की जो महारानी है उसको दे दिया है, लेकिन वे लोग स्वतंत्र हैं फिर भी, यानी कि सारे विशेषाधिकार भारतीय रियासतों के ही पास हैं। तो 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। ऑप्शन ए है मुसलमानों के लिए, ऑप्शन बी है भारतीय ईसाइयों के लिए, ऑप्शन सी है एंग्लो इंडियंस के लिए और ऑप्शन डी है अछूतों के लिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई थीं। मुसलमान और सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और महिलाओं को तो इस कम्युनल अवार्ड से पहले ही अल्पसंख्यक मान लिया गया था, लेकिन जो ये कम्युनल अवार्ड आया इसके द्वारा अब अल्पसंख्यक समुदाय किसे माना गया? दलित वर्ग को। दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया और इनके लिए जो है इनकी जो चुनाव है वो पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किए जाने का बात कही गई। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी दलित चुनाव लड़ेगा वो एक निश्चित उसके जो प्रतिनिधि होंगे, जो भी निर्वाचक होंगे वो दलित नहीं होंगे, दलित दलित का ही चुनाव करेगा, पृथक निर्वाचक मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अछूतों के लिए जो है एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया यानी कि दलितों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? ऑप्शन ए है क्रमशः 74 व 79, ऑप्शन बी है क्रमशः 71 व 147, ऑप्शन सी है क्रमशः 78 व 80 और ऑप्शन डी है 78 व 69। तो सांप्रदायिक जो अवार्ड रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को घोषित किया गया उसमें दलितों के लिए प्रांतीय जो विधानमंडल होते थे उस समय उसमें दलितों के लिए 71 सीटें निर्धारित की गई, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया था और केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई थी। तो यहां प्रश्न क्या है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीट दी गई? तो सांप्रदायिक अवार्ड के माध्यम से 71 सीट दी गई थी और पूना पैक्ट के माध्यम से 147 सीट दी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 71 व 147। सांप्रदायिक अवार्ड यानी कि कम्युनल अवार्ड, कम्युनल घोषणा के माध्यम से दलितों के लिए 71 सीटें निर्धारित की गई प्रांतीय विधानमंडलों में, और जो पूना पैक्ट हुआ इसमें 147 सीटें निर्धारित की गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 71 व 147। अगला प्रश्न, पूना समझौते का उद्देश्य था। ऑप्शन ए है हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन बी है दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, ऑप्शन सी है राजाओं को विशेषाधिकार देना, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है इसे सुधार कर लीजिएगा, और ऑप्शन डी है द्वैध शासन यानी कि डायरकी पर पुनर्विचार करना। जो पूना समझौता हुआ था यह जो कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को जो कम्युनल अवार्ड
यानी कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, जिसके माध्यम से जो है दलितों को जो है प्रांतीय विधानमंडल में सीटें दी गई थी, यानी उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई थी कि उतने सीटों पर दलित ही जाएंगे, दलित ही चुनकर जाएंगे। तो जो सांप्रदायिक अवार्ड था, कम्युनल अवार्ड था, सांप्रदायिक पंचायत था, जो 16 अगस्त 1932 को घोषित किया गया था, उसमें दलितों के लिए जो है 71 सीटें प्रांतीय विधानमंडलों में निर्धारित की गई थी। लेकिन जो पुनः समझौता हुआ इसके कुछ ही दिनों बाद हुआ, यह 24 सितंबर 1932 को हुआ। इसमें गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच यह समझौता हुआ। इसके अनुसार प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए जो आरक्षित सीटें थी उनकी संख्या में और वृद्धि हुई और सीटों की संख्या 71 से बढ़कर 147 हो गई, जबकि जो कम्युनल अवार्ड था उसमें केवल था 71 था। और इसके साथ साथ केंद्रीय विधानमंडल में भी 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई। तो प्रश्न था, पुनः समझौते का उद्देश्य था तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? ऑप्शन ए है कार्यकारिणी कमेटी 1937, ऑप्शन बी है कार्यकारिणी कमेटी 1942, ऑप्शन सी है कार्यकारिणी कमेटी 1945 और ऑप्शन डी है कार्यकारिणी कमेटी 1946। ये प्रश्न जो है 39वें बीपीएससी 1994 में पूछा जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। संयुक्त प्रांत, यानी कि जो उस समय सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था, ब्रिटिश शासन था भारत में, तो संयुक्त प्रांत सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था भारत का, जो वर्तमान समय में जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश कर दिया गया है। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। इसके लिए सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चुंगल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के भी प्रयास किए गए। इस कानून के द्वारा भूस्वामित्व को जो समाप्त करने के लिए कांग्रेस कार्य कमेटी ने कार्य किया, नीति अपनाई। उसी नीति में जो है साहूकार जो थे, कृषकों को जो है साहूकारों यानी कि जो पैसा देते थे उनसे चुंगल से बचाने की भी व्यवस्था की गई। साथ ही साथ सिंचाई सुविधा बेहतर की गई इसके द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? ऑप्शन ए है भारत का युद्ध में शरीक होना, ऑप्शन बी है गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, ऑप्शन सी है अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, ऑप्शन डी है राजनीतिक बंदियों को छोड़ना और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप जानते हैं कि जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ तो इस अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए चुनाव कराए गए। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत कौन कौन से थे? मद्रास था, बंबई था, मध्य प्रांत था, उड़ीसा था, बिहार था और संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत जो है वर्तमान में यूपी के नाम से जाना जाता है। 1937 का जो चुनाव हुआ था उसमें जो कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, तो चुनाव प्रचार के दौरान उसने राजनीतिक कैदियों को रिहाई करना एक प्रमुख मुद्दा बनाया था अपने चुनावी प्रचार के दौरान। लेकिन चुनाव बीतने के बाद जब कांग्रेस की सरकार विभिन्न राज्यों में बन गई और राजनीतिक कैदियों को रिहाई का प्रयास किया, तो राज्य के जो गवर्नर थे उन्होंने इस प्रयास का विरोध किया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस जो सरकार थी राज्यों में, उसने सोची कि अगर हम कुछ कर ही नहीं सकते तो सरकार में रहने से क्या फायदा। इसके कारण जो है यूपी यानी कि तत्कालीन संयुक्त प्रांत एवं बिहार की चुनी हुई कांग्रेसी सरकार ने फरवरी 1938 में त्याग पत्र दे दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 था कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के संदर्भ में जो विवाद हुआ था,
इसके कारणवश इस्तीफा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी है कार्यानंद शर्मा, ऑप्शन सी है राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन डी है यदुनंदन शर्मा और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार किसान आंदोलन की जो शुरुआत थी, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा जैसे वामपंथी नेताओं ने सहयोग किया था। तो यहाँ प्रश्न था बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो इसमें आप देख रहे हैं कि स्वामी सहजानंद जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं बिहार में किसान जो सभा हो रही है या किसान कांग्रेस हो रही है, उन सभी का नेतृत्व ये कर रहे हैं। और उनका साथ कौन दे रहा है? कार्यानंद शर्मा भी दे रहे हैं, राहुल सांस्कृत्यायन भी दे रहे हैं और यदुनंदन शर्मा भी दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हैं कि एक से अधिक लोग जो हैं बिहार किसान सभा से जुड़े थे और सभी का ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से एक से अधिक कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद जुड़े थे, कार्यानंद शर्मा जुड़े थे, राहुल सांस्कृत्यायन जुड़े थे और यदुनंदन शर्मा जुड़े थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है नासिक में, ऑप्शन सी है पटना में और ऑप्शन डी है लाहौर में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी 1934 में, वह पटना में हुई थी, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा सी, पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? पटना में हुई थी। वर्ष 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो कांग्रेस महासमिति की जो बैठक पटना में 1934 में हो रही थी, उसी समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की औपचारिक मान्यता रखी गई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। ऑप्शन ए है 1936 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1939 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1942 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1945 ईस्वी में और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा बाद में कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, वह इसके अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगुवा रहे और कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान रहे एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की थी। प्रश्न था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? 1936 में, अप्रैल 1936 में। किस स्थान पे किया गया था? लखनऊ में किया गया था। इसके जो है कौन संस्थापक थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती हुए और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगुवा एनजी रंगा जो है इसके महासचिव चुने गए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न, स्वामी सहजानंद ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण का मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया? ऑप्शन ए है अपनी मृत्यु से ठीक पहले, ऑप्शन बी है बहुत कम उम्र में, ऑप्शन सी है 1930 के दशक में
और ऑप्शन डी है 1920 के दशक में। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का जो गठन हुआ था वह वर्ष 1936 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और वर्ष 1949 में मृत्यु के कुछ समय पहले सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था इस संगठन का, मूलभूत मांग जैसे कि भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोत जो थे उनका राष्ट्रीयकरण कराना था। तो यहाँ प्रश्न था कि स्वामी सहजानंद ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण के मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा यानी कि ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन कब किया था? तो ये सभा का गठन कब किया था? अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले 1949 में उन्होंने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ए, 1949 में स्वामी सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था। अगला प्रश्न, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है बीटी रामदेव, ऑप्शन बी है सत्यभक्त, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है एनएम जोशी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी ने की थी। कब की थी? 31 अक्टूबर 1920 को की थी। इसकी स्थापना किस स्थान पर की गई थी? इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना था। इसलिए भारतीय श्रमिकों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया था। जो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था लाला लाजपत राय और इसके उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज बनाए गए थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हो गया था। जब विभाजन हुआ भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1929 में, विभाजन के फलस्वरूप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 था भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ऑप्शन ए है 1939 से 45, ऑप्शन बी है 1926 से 39, ऑप्शन सी है 1918 से 26 और ऑप्शन डी है 1914 से 18। ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी जो चरण माना जाता है वह 1926 से लेकर 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एमएन राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद एडांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कब माना जाता है? 1926 से लेकर 1939। इस प्रकार प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष? ऑप्शन ए है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1934 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1937 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1939 ईस्वी में। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की यहां बात हो रही है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी, आप जानते हैं कि किसके द्वारा हुई थी, जिसको कांग्रेस समाजवादी पार्टी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना पटना में अक्टूबर 1934 ईस्वी में की थी। इसके जो संस्थापक थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे एवं जयप्रकाश नारायण जी थे। इसके सदस्य जो थे उसमें शामिल थे अशोक मेहता शामिल थे, राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय इसकी जो है सदस्य थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, जिसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी कहा जाता है। इसकी पहली बैठक पटना में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1934 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा बी,
1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ऑप्शन ए है कांग्रेस, ऑप्शन बी है किसान सभा, ऑप्शन सी है कांग्रेस समाजवादी पार्टी और ऑप्शन डी है रायवादी पार्टी। तो जयप्रकाश नारायण जो है वह आप जानते हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे, जिसकी स्थापना उनके और आचार्य नरेंद्र देव के सहयोग से अक्टूबर 1934 में पटना में की गई थी। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। इस प्रकार क्वेश्चन संख्या 15 का सही उत्तर सी होगा, समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। अगला प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है सत्यभक्त, ऑप्शन सी है एम.एन. राय और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे और वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वह गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने किया था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो है जयप्रकाश नारायण भी इससे जुड़े हुए थे, मतलब संस्थापकों में से एक थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसमें जो भी नाम बताए जा रहे हैं, गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा, और उसमें शामिल थे जयप्रकाश नारायण। तो इनमें से किसी का भी नाम नहीं दिया है और ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण जी का नाम दिया है। यह प्रश्न जो है 48वीं बीपीएससी 2008 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है लोकमान्य, ऑप्शन बी है लोकनायक, ऑप्शन सी है लोकहितवादी और ऑप्शन डी है लोकनेता। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आशरफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित करने का काम किया था। किस आंदोलन में संगठित करने का काम किया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। इसमें जो है पटना के, बिहार के जो छात्र थे वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। इसका उद्देश्य था बिहार में जो है कांग्रेसी सरकार को गिरा देना। वर्ष 1998 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। यह उपाधि इन्हें किस समय दी गई? भारत छोड़ो के आंदोलन के दौरान, यानी कि 1942 में इन्होंने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आशरफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से जो है क्रांतिकारी काम किया और भारतीय जनता को संगठित किया। इसके कारण इन्हें लोकनायक की उपाधि से नवाजा गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, जयप्रकाश दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए है जनवरी 1946 में, ऑप्शन बी है फरवरी 1946 में, ऑप्शन सी है मार्च 1946 में और ऑप्शन डी है अप्रैल 1946 में। 12 अप्रैल 1946 को लाहौर के किले में स्थित जेल से जब रिहा हुए जयप्रकाश नारायण, तो इसके बाद ही जो है जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। तो जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? जब वह 12 अप्रैल 1946 को लाहौर जेल से रिहा हुए थे, उस समय जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। तो अप्रैल 1946 इसका सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है पटाभी सितार मैया और ऑप्शन डी है जेबी कृपलानी। आप जानते हैं कि कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, जो गुजरात में हरिपुरा पड़ता है, फरवरी 1938 में हुआ था और इसके सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वह निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में भी जो है अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और इस समय इन्होंने गांधी जी के कैंडिडेट, यानी कि गांधी जी की तरफ से उठाए गए कैंडिडेट पटाभी सितार मैया को बुरी तरह हराया था। इसके बाद ही महात्मा गांधी ने कहा था कि यह पटाभी सितार मैया की हार नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत रूप से मेरी हार है। अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ लोगों के द्वारा विरोध किए जाने पर 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो यहाँ प्रश्न है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जो गुजरात में स्थित है, कौन अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था? सुभाष चंद्र बोस ही निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ, उसमें भी जो है अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही निर्वाचित हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? ऑप्शन ए है 1935 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी है 1932 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन सी है 1936 के अधिनियम के द्वारा, और ऑप्शन डी है 1947 के अधिनियम के द्वारा। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि 1935 के अधिनियम यानी कि भारत सरकार अधिनियम के आधार पर ही फरवरी 1937 में चुनाव हुए थे, जिसके तहत प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए थे, यानी कि प्रांतीय सरकारों का गठन किया जाना था। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपने जो भी उसके अपोजिट दल थे उनका सफाया करते हुए कुछ प्रांतों में जो है सरकारें बना ली थी, जिसमें मुख्य रूप से शामिल थे बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बरार, उड़ीसा इत्यादि में जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुए थे। कांग्रेस मुंबई, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में भी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, और जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई तथा उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की थी। तो यहाँ प्रश्न है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। इसी के तहत 1937 में चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस को कुछ राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी, तो कुछ राज्यों में जो है वह सबसे बड़े दल के रूप में आगे आई थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ए। तो दोस्तों, ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से आपके जानकारी में काफी वृद्धि हुई होगी, और नेशनल मोमेंट से किस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते रहे हैं, इसके बारे में भी आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इस एपिसोड से चाहूंगा इजाजत, लेकिन इजाजत लेने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने टारगेट विद नीतीश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और टारगेट विद नीतीश की पहुंच को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक और जितना संभव हो सके, जहां संभव हो सके वहां तक फैलाएं। इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई प्रकार के जानकारी के साथ, कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।